हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हमारी इतिहास बुक का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने पक्के। आप ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे ना तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इतना ही कर लो, आपके पेपर के लिए इनफ रहेगा। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई थी। क्योंकि ये 5 नंबर में आ सकते थे, आप ना पॉइंटों में लिखा करो तो आपके टीचर ने चेक कर देखते मानी चेक कर देगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसका आंसर है लुई सॉल्वे का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। मजदूरी व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। किसानों की फसल कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। फोर्थ पॉइंट रहेगा, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं कौन सा है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इसमें ना 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको तीनों का आंसर ऐसे स्मार्टली लिखना है। फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला। कुलीन वर्गों को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता से सामिती पर वसूलते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई जिनकी चर्चाओं को बंद कर दिया गया और चर्चाओं के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। थर्ड देखते हैं, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित विरासत छोड़ गई। तो इसका आंसर पहला पॉइंट लिखेंगे हम, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। सेकंड पॉइंट रहेगा, विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। और थर्ड पॉइंट रहेगा, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर अमूल परिवर्तन हुए। मतलब फ्रांसीसी क्रांति ऐसी थी ना कि वहाँ के लोगों को बहुत अत्याचार तकलीफ झेलनी पड़ी थी, फिर उनसे प्रेरणा लेके ना दूसरे देश भी अपने देश को आज़ाद करने लगे थे। इसका फोर्थ पॉइंट रहेगा, इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। फिफ्थ पॉइंट है, इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानसा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुई। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार, स्वतंत्रता, विधान समता, समानता और बंधुत्वता के अधिकार। आप ना इसे जैसे मैंने पॉइंटों पे लिखा है ना, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, नहीं तो वैसे ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध क्यों थे? कि हमें ये देखना है कि वो नाना अंतर्विरोधी क्यों थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पक्का आ सकता है। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे, मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज की हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता है, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सेकंड पॉइंट है, घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा से अभिव्यक्त है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने के अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान हैं। जबकि उस समय जब फ्रांस के एक संवैधानिक राजाशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत थे उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। आप देख सकते हैं कि वो 25 साल के हो गए थे लेकिन तभी उनको वोट देने की अनुमति नहीं थी। थर्ड पॉइंट है, अंततः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित थे और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था, कि वहाँ के उन्हीं को सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही थी और गरीब लोगों को कुछ भी नहीं। तो 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पक्का ही देखा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म
69 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजीसिया में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता में से फ्रांस की शांति व्यवस्था स्थापित की। आसीन हुई तो 1774 में 1774 में। ये आपके ना MCQ में आ सकते हैं, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र 20 साल थी। सेकेंड है, लुई 16 जबकि राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे लंबे तक युद्ध का चलना। अगर लंबा युद्ध चला ना, फिर उसके चलते ही उन्होंने मतलब कर बढ़ाना शुरू कर दिया, महंगाई बढ़ गई, लोगों को खाने का नहीं मिल रहा था, तो ऐसे हुए। लिब्रे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो लिब्रे ना एक फ्रांस की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा चलता है ना, वहाँ एक लिब्रे चलता है। यह फ्रांस की मुद्रा होती है जिससे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा हुआ था? इस से देखते हैं, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट के लोग कर यानी टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पेपर में जरूर आ सकता है। फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग ही अदा कर रहे थे। इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइल और टाइल में क्या अंतर है? जिसके पीछे द आता है, जिसके पीछे ल आता है। तो इसका आंसर है, फ्रांस में धार्मिक कर को टाइड कहते हैं और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुई 16 के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? लुई 16 के कर बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। पहली, जनसंख्या में वृद्धि। सेकेंड, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ। तीसरा, वित्तीय संसाधन में कमी। चौथा, बार बार युद्ध की मार। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, स्टेट जनरल क्या है? यह क्या कार्य करता है? स्टेट जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? तो इसका आंसर नेशनल असेंबली को सौंपा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। ये आपके ना MCQ में पूछे जाते हैं, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। लुई 16 की मृत्यु कैसी हुई? न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1973 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया? इसका आंसर है, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे जो सक्रिय नागरिक थे, उन्हें ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं दे सकती थी। फ्रांस में सम्राट लुई 16 के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस अधिकार पर बांटे गए थे? इनमें से किसका मतदान का अधिकार था? 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। शेष सभी पुरुषों तथा महिलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुई 16 के फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया? तो इसका आंसर है कि फिर से कर लगाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोग का विशेष अधिकार दिया गया था। तो गाइज, ये रहे हमारे हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में पूरा तय है कि वो आपके पेपर में आने ही है। पेपर से जाने से पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आपका पेपर अच्छा जाए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।